हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिनास हॉरिजॉन। आज हम देखेंगे चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। हम इसके बारे में समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं और ये कैसे प्रोसेस करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसके इजी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, साथ ही इसके हैंडी टर्न्स नोट भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? लाइफ प्रोसेस सजीवों की वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन। ये चीजें हुई जैव प्रक्रम जिससे किसी लिविंग बीइंग का लाइफ प्रोसेस होता है, लाइफ चलता है। इसको ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। पादप में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादप में पोषण क्या है? सभी हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये तो हम लोग को पता है ना, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। और ये है जो पौधे को भोजन बनाने में मदद करती है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं क्या क्या है। CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जब मिलता है तो ये किस में बदल जाता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O और ऊर्जा में। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस में छोड़ते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो जितने भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, जल जो वो जड़ से लेती हैं, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य से सूर्य का प्रकाश जब ये लेती हैं तो पत्तियां क्या बनाती है? उसके बदले में C6H12O6 ग्लूकोज बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है और जल का उत्सर्जन करती है और साथ ही पौधे को ऊर्जा देती है। ये प्रकाश संश्लेषण में होता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना। क्लोरोफिल क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में अपचयन। कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है? ग्लूकोज में बदलाव हो जाता है। इसके बाद जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन। जल के चौथा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। ये समीकरण का हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे समीकरण को, ये बताया गया है। प्रकार क्या है? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी क्या है? विषमपोषी क्या है? स्वपोषी से समझ में आ रहा है, स्वपोषी जो खुद का पोषण खुद ही करते हैं। क्या है? पोषण की इस विधि में सजीव अपने लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। जैसे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम लोग बना हुआ भोजन को पकाते हैं, लेकिन पौधे जो है सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जल लेकर और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वे अपना पोषण स्वयं करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं स्वपोषी। विषमपोषी, पोषण की इस विधि में सजीव अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम साग सब्जी खाते हैं तो हम लोग किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर निर्भर है, तो हम लोग उस पर निर्भर हैं और अपना भोजन बना रहे हैं, तो हम लोग हो गए विषमपोषी। पौधों की पत्तियों, जड़ों तथा तनों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। पौधों और पत्ती, जड़ में, तना में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें सूक्ष्म छिद्र कहते हैं। तो रंध्र के कार्य क्या होते हैं? गैसों का आदान प्रदान करना। रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन में सहायता करना। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे अपने जो पानी यूज नहीं होता है, अनावश्यक पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमारे शरीर में पसीना जिस रूप से बाहर आता है, वैसे ही पौधे अपनी सतह से पानी छोड़ते हैं और इसी प्रक्रिया में इसमें भाग कौन लेते हैं? रंध्र, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र, उसे ही कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें सहायता कौन करते हैं? रंध्र। जीव में अब हम कैसे होता है? एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, हम यहाँ पे मेनली अमीबा के पोषण के बारे में जानेंगे। तो ये कैसे होता है? अमीबा कोशिकीय सतह की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। यह भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका के सतह से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। कुछ बना लेते हैं इस तरह से
ये पादाप बना लेते हैं और यहाँ से वो भोजन ग्रहण करते हैं। और इसके अंदर जैसे ये अमीबा है तो इसके अंदर खाद्य रिक्तिका होती है और ये यहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। और जो पदार्थ नहीं पचता है वो फिर उसके सतह से ही बाहर निकल जाता है। मनुष्य में पोषण क्या होता है और मनुष्य में पोषण किस तरह होता है। मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है, पता है। जहाँ दांतों से चबाकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, ये भी पता है। मुंह में उपस्थित लाला ग्रंथि द्वारा लाला रस निकलता है जिसमें लार एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में खंडित कर देता है तथा भोजन को पूरी तरह मिला देता है। सबसे पहले जब भोजन हमारे मुंह में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, लाला ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, लाला रस, जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। ये याद रखना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही शुरू होता है जो भोजन। और यहाँ पे क्या होता है, लार एमाइलेज जो होता है वो भोजन को पूरी तरह से मिला देता है जो बॉल के रूप में बन जाता है। मुख से भोजन आहार नाल द्वारा आमाशय में पहुंचता है जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है। इसके क्या होता है, इसके बाद भोजन हमारे आमाशय में जाता है, पेट में नहीं आमाशय में जाता है जहाँ पे HCl के और प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है। वो वहाँ पे अम्लीय माध्यम तैयार करते हैं ताकि भोजन का पाचन आगे हो सके। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। इस पर आमाशय से भोजन कहाँ जाता है, क्षुद्रांत में, जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। क्षुद्रांत छोटी आंत में जाता है और वहाँ पे क्या क्या का पाचन होता है, जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है, इसके बाद प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। इसके बाद क्षुद्रांत में लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। क्षुद्रांत में क्या होता है, लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल में बदल देता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है और पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति में स्थित दीर्घ रोम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, दीर्घ रोम उपस्थित रहते हैं। छोटी आंत में इस तरह से दीर्घ रोम उपस्थित होते हैं तो वो क्या करते हैं, पाचित भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद जो क्षुद्रांत में जो भोजन नहीं पचता है वो क्या होता है, अब बृहद्रांत में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत, जहाँ जल का अवशोषण होता है। यहाँ पे क्या होता है, जल को अवशोषित कर लिया जाता है और यहाँ पे भी इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसको एनस के थ्रू बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। वायु से ऑक्सीजन ग्रहण तथा इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के विघटन में करना श्वसन कहलाता है। वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना और उसका उपयोग खाद्य पदार्थ को तोड़ने में करना ही श्वसन कहलाता है। और श्वसन दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे प्रकार के श्वसन होते हैं, एक वायवीय श्वसन होता है और एक अवायवीय, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। वायवीय श्वसन, यह श्वसन क्या होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। वायवीय वायु की उपस्थिति में होता है। वायवीय तो वायु की अनुपस्थिति में होता है। यह प्रक्रम कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन जैसे मनुष्य और अवायवीय श्वसन करते हैं जैसे यीस्ट और मछली। ग्लूकोज CO2 तथा ऊर्जा बनाता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, CO2 और ऊर्जा बनता है। और अवायवीय श्वसन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है। ये हुआ इसमें डिफरेंस। तथा जलीय जीव द्वारा श्वसन में लाभ। स्थलीय जीवों को जलीय जीवों की अपेक्षा श्वसन अधिक लाभप्रद है। स्थलीय जीवों को, स्थल में रहने वाले जीवों को जल की जीवों की अपेक्षा श्वसन अधिक लाभप्रद है। क्यों? क्योंकि जल में ऑक्सीजन कम मात्रा में विलय रहते हैं जिसके कारण जलीय जीवों को कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है तथा उसका श्वसन दर भी कम होता है। जल में तो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है ना, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन वहाँ पे रहता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है जिसके कारण जलीय जीव कम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और उसका श्वसन दर भी अधिक होता है। ऑक्सीजन कम है और उसका श्वसन दर अधिक रहता है क्योंकि ऑक्सीजन कम है। जबकि स्थलीय जीव सीधे वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा उससे अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और जो स्थल में जीव रहते हैं जैसे मनुष्य और जीव जंतु, जानवर, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट
हम पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। उनका परिवहन कैसे होता है? पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और जो बन जाता है खाना, वो खाना का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। जाइलम से बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है। जाइलम जड़ से आता है क्या? खनिज लवण उर्वरक जल, तो जड़ से जड़ और जड़ से जाइलम, मतलब जाइलम रहता है नीचे और ऊपर फल रहता है, तो फल से फ्लोएम। हाँ, ये जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते तथा लगातार ऊपर की ओर ढकेलते हैं, और जल को और खनिज लवण को ऊपर ढकेलते हैं और पौधे के सभी भागों तक जल और खनिज लवण पहुंचाते हैं। पादप में भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण, पौधों में भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है ना। जो भोजन बनता है वो कहाँ से आता है? पत्तियों में बनता है, तो फ्लोएम ऊतक द्वारा पौधे के सभी भागों में आता है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मित भोजन की पत्तियों से फ्लोएम ऊतक के साथ ही कोशिका की सहायता से पौधे के सभी भागों में स्थानांतरित किया जाता है। अब हम देखते हैं मानव में श्वसन। मनुष्य वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा लेता है। नाक में उपस्थित महीन बालों द्वारा धूलकण निस्पंदित हो जाता है। मनुष्य वायु शरीर के अंदर किसी नासा द्वारा, नाक के द्वारा लेता है, और हमारे नाक में जो बाल होते हैं उससे धूलकण निस्पंदित हो जाते हैं, मतलब रोक लिए जाते हैं। धूलकण को वो अंदर जाने से रोकता है। यहाँ से वायु श्वास नली होते हुए फुफ्फुस में प्रवेश करता है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना बनाता है, जिसे कुपिका कहते हैं, है ना। चल जाता है, वो फेफड़े में चले जाता है और फिर फेफड़े के छोटे छोटे भागों में चल जाता है, जिसे हम कुपिका कहते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती, श्वास लेते हैं तो क्या होता है? पसली ऊपर उठती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके कारण वायु फुफ्फुस के अंदर भर जाता है और विस्तृत कुपिकाएं भी भर जाती है। रुधिर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। ब्लड क्या करता है? शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में लाता है छोड़ने के लिए। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर होती है तो ऑक्सीजन का अवशोषण तथा जब वायु बाहर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। अब हम देखते हैं कि मानव में वहन मतलब सर्कुलेशन क्या होता है। मानव वहन तंत्र में हृदय, रक्त वाहिकाएं तथा रक्त सम्मिलित है। मानव हृदय क्या है? मानव हृदय पेशीय अंग है, मतलब इसमें हड्डी नहीं होती, तो जो रक्त को पंप करने का कार्य करता है। मानव हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है जो रक्त को पंप करता है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मानव हृदय के कार्य, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर हृदय में बायां अलिंद में आता है। वह रक्त आता है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, वो सबसे पहले बायां अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब बायां निलय फैलता है तो बायां अलिंद संकुचित हो जाता है, जिससे रुधिर बायां निलय से स्थानांतरित हो जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन से प्रचुर रुधिर आता है बायां अलिंद में, बायां अलिंद संकुचित होता है और बायां जो निलय है वो फैलता है और उसमें ब्लड अब बायां अलिंद से बायां निलय में चला जाता है। इसके बाद अपनी बारी पर जब बायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है, और जब बायां निलय खुद को संकुचित करता है तो क्या होता है? जो ब्लड है वो पूरे शरीर में पंपित हो जाता है। जब दाना फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर, मतलब वो रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन में मिला हुआ है, इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है तो दायां निलय फैल जाता है, जिससे रुधिर दायां निलय में स्थानांतरित हो जाता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी में फुफ्फुस में पंप कर देता है, और दायां अलिंद में आता है वो रुधिर जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है। तो इसके बाद वहाँ से दायां अलिंद से ये दायां निलय में चला जाता है, और फिर दायां निलय क्या करता है? उसको साफ होने के लिए कह सकते हैं कि हम फेफड़ों में भेज देता है, जहाँ पर
उसको ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ जो साफ होता है फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अच्छा, हम इसको आसान से कैसे समझ सकते हैं? तो खून को जोर से धकेला जाता है और जब ये फैलता है या जब यह फैलता है तो क्या होता है, उसमें फिर से ब्लड भर जाता है। अलिंद क्या कर रहा है? अलिंद का काम है कि ब्लड को लेना, रिसीव करना। अलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना और निलय का काम है कि ब्लड को पंप करके वापस से बाहर भेजना। ये काम है अलिंद और निलय का। अलिंद ब्लड को लेता है और उसको निलय में भेज देता है, और निलय क्या करता है, उसको शरीर में और फिर फेफड़ों में भेजता है, उसे बाहर करने का काम रहता है। अलिंद क्या होता है? अलिंद को क्या बोलते हैं? अलिंद को एट्रियम बोलते हैं, और निलय को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। तो एट्रियम से हम याद रख सकते हैं कि आता है, मतलब ब्लड इसमें आता है। वेंट्रिकल वितरण करता है, मतलब वो अब बाहर करेगा, एक बार शरीर में और एक बार फेफड़ों में, ठीक है। ब्लड क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह हमारे शरीर में वहन का कार्य करती है। रक्त के क्या कार्य हैं? रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। रक्त में क्या रहता है? हेमोग्लोबिन। वो क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। रक्त में उपस्थित पट्टिकाणु हमारे शरीर में रक्त स्राव के स्थान पर परत बनाकर इसका मार्ग अवरुद्ध कर देता है। वाहिकाएं क्या है? धमनी क्या है? आर्टरी क्या है? सीरा वेन क्या है? धमनी, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में शुद्ध रक्त आता है, शिरा में अशुद्ध रक्त आता है। शिरा जो हम बाहर से जो हमको हल्का नीला नीला दिखाई देता है वो क्या है? शिरा। वो हल्का नीला या हरा टाइप क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त है, ठीक है। इसके बाद धमनी, इसकी भित्ति मोटी और लचीली होती है, और शिरा इसकी भित्ति पतली होती है और लचीली होती है। इसका दाब अधिक होता है, धमनी का दाब अधिक होता है और शिरा का दाब कम होता है। धमनी, यह हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, और शिरा क्या करता है? यह शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस से हृदय में लाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे हार्ट में जो हार्ट बीट होती है तो धक 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 ऐसा नहीं सुनाई देता है। हमारा जो हार्ट बीट होता है तो जो आवाज़ सुनाई देती है वो लब डब ये आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। याद रखना है, धक धक नहीं सुनाई देता है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हमारा एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है, मतलब उतने बार समझो कि ब्लड पंप होता है। अब हम देखते हैं लसिका क्या है, लिम्फ क्या है। यह रंगहीन तथा अल्प मात्रा में प्रोटीन युक्त द्रव है। ये या तो रंगहीन होता है या फिर ये हल्का पीला भी होता है, ठीक है, जो वहन में सहायता करता है। लसिका वसा का वहन और अतिरिक्त जल रुधिर में लाता है। लसिका क्या करता है? यह अतिरिक्त जल को रुधिर में लाता है। ये तो यह हल्का पीला होता है या रंगीन होता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें आरबीसी नहीं होते हैं। लसिका में आरबीसी नहीं होते हैं, ये ब्लड से अलग चीज़ है। इसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी होते हैं जो क्या करते हैं? रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और वसा का जो ये वसा का अवशोषण करते हैं कहाँ पे? छोटी आंत में करते हैं। एक्सक्रीशन, सजीवों द्वारा हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। पादप में उत्सर्जन क्या? पादप भी उत्सर्जन करते हैं। पादप कैसे उत्सर्जन करते हैं? पादप उत्सर्जित पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। किस तकनीक द्वारा पादप उत्सर्जन करते हैं? पहला, अतिरिक्त जल को पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा निष्कासित करते हैं। दूसरा, पादप गिरने वाली पत्तियों द्वारा उत्सर्जन करते हैं, जो पत्तियां पीला होकर गिर जाती उसके द्वारा पौधे उत्सर्जन करते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं, बहुत सारे की कोशिका में ही संचित रह जाते हैं। चौथा, पादप के कुछ अन्य अपशिष्ट रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रह जाते हैं, और कुछ रेजिन और गोंद के रूप में जाइलम में संचित रह जाते हैं। उत्सर्जन कैसे होता है? मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, दो किडनी होती है, एक मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। फेफड़ों में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल यूरिक में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं।
और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं जैसे नाइट्रोजन और यूरिया और यूरिक अम्ल, वो क्या होते हैं, किडनी में जाके ब्लड से अलग होते हैं, जिससे मूत्र का निर्माण होता है। यह मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करता है तथा जब तक भंडारित रहता है तब तक मूत्राशय का दाब अधिक ना हो जाए। मूत्राशय का दाब अधिक होने पर यह मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। अपोहन डायलिसिस क्या होता है? एक कृत्रिम यूरिक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की युक्ति। अगर किसी की किडनी में कुछ दोष आ जाता है तो उसे क्या किया जाता है, कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जा सके। नेफ्रॉन वृक्काणु गुर्दा क्या होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक वृक्क में कप के नली के आकार के अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिसे वृक्काणु कहते हैं। जैसे हमारा पूरा तंत्रिका सिस्टम जो है, पूरा न्यूरॉन सिस्टम बना, उसी तरह जो किडनी की इकाई होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, वही नेफ्रॉन होती है। हम देखते हैं नेफ्रॉन का क्या कार्य होता है, यहाँ पे काम कैसे होता है। ठीक है, प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में जल में रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा का अवशोषण शरीर में उपलब्ध एक अतिरिक्त जल की मात्रा पर निर्भर करता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करता है तथा मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस में इतना ही है जो हमें पढ़ना है। इसके लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का और इम्पोर्टेंट जो भी इस चैप्टर में है उसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहिए। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।